नमस्कार, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और शुरुआत में पहले हम यहां पर बात करेंगे सोने की, जहां पर ऑल टाइम हाईज छूने के बाद कुछ मुनाफा वसूली बनते हुए नजर आई है, लेकिन बाजार काफी वॉलेटाइल है। एक दिन में 50 से $150 तक की मूव हम यहां पर बनता हुआ देख रहे हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, यहां पर कुछ बढ़त के साथ फिलहाल कारोबार। कल कंप्लीट मुनाफा वसूली थी और 99,400 के तक के हाईज हमने यहां पर सोने में बनते हुए देखे हैं। उसके बाद ऑफकोर्स गिरावट के साथ कारोबार और उठापटक यहां पर जारी है। हमारे साथ सोने पर आगे किस तरह का बाजार रह सकता है, अक्षय तृतीया और शादियों के सीजन से क्या एक्सपेक्टेशन है, इस पर बात करने के लिए टाइटन के ज्वेलरी डिवीजन के सीईओ अजय चावला मौजूद हैं। अजय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और आजकल तो किसी से भी बात करें, सब लोग सोने पर एक्सपर्ट्स हैं। प्राइसेस कहां जाएंगे, क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, कॉन्वर्सेशन ऑन है। अब क्योंकि सोना लाख रुपए पर 10 ग्राम हो गया है, आप इसे कैसे देखते हैं? अक्षय तृतीया पर किस तरह की सेल्स की उम्मीद है और किस तरह से आगे अब ट्रेंड्स बनते हुए नजर आएंगे? देखो, सोने के भाव तो बहुत बढ़ गए हैं, ये तो सबको पता है। मोस्टली इंटरनेशनल डिमांड सप्लाई की वजह से, सेंट्रल बैंक्स अनसर्टिनिटी। अब सोने का भाव कैसे चलेगा आगे वो तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन कमोडिटी है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो ग्राहकों को इसे ध्यान में रखना चाहिए और एक सिस्टमेटिक वे से अगर उनको सोने में इन्वेस्ट करना है तो मंथ ऑन मंथ वो कर सकते हैं। हमारी तरफ से अक्षय तृतीया में हमने ग्राहकों के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन निकाले हैं, ताकि वो अगर सोना खरीदना चाहते हैं या ज्वेलरी या कॉइन्स जो भी खरीदना चाहते हैं, उनको उनको उनके उनको थोड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। एक तो हमने बेस्ट गोल्ड रेट का ऑफर दिया हुआ है। आप कभी भी खरीदिए, अभी खरीदे या कुछ दिन बाद खरीदिए या कुछ हफ्ते बाद खरीदिए, आप बेस्ट ऑफ द गोल्ड रेट ले सकते हैं। उसके लिए बुकिंग करनी पड़ती है। और इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करना कस्टमर बहुत यूज्ड हो गया है, कस्टमर को बहुत पसंद आया है, ग्राहकों को। पिछले साल बहुत लोगों ने इस ऑप्शन को मतलब इस्तेमाल किया है और इस साल हम उसकी प्रेपरेशन और भी कर चुके हैं और ये एक सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन जो हमने निकाला है, गोल्ड एक्सचेंज। जैसे आपने कहा, साल ब साल हम देख रहे हैं एक्सचेंज गोल्ड की कंट्रीब्यूशन हमारे सेल्स में बढ़ती जा रही है। 1-2% बढ़ती जा रही है कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब जो एक्सचेंज में सेल हो रहा है वो टोटल सेल्स ग्रोथ से ज्यादा हो रहा है, ब्रांड के ग्रोथ से। और ये हम बहुत प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हमें, इवन दो हमारे लिए इसमें थोड़ा फायदा कम है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ग्राहक अपने लॉकर ज्वेलरी निकाले और गोल्ड को एक्सचेंज करें। और ये परसेंटेज बढ़ती जा रही है। नॉर्मली 30, 32, 33% रहती थी, अभी पिछले साल 33, 34, 35% तक भी गई है। ऑफकोर्स ये वेरी होता है क्वार्टर टू क्वार्टर, तो मैं आपको ब्रॉड इंडिकेशन दे रहा हूँ। और ये नॉन तनिष्क एक्सचेंज, तनिष्क एक्सचेंज गोल्ड ज्वेलरी अलग है, वो 9 से 10 या 11% अलग से आती है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आप समझ सकते हैं 42 to 45%, 42 से 45 या कभी कभी ज्यादा भी जा सकता है, क्वार्टर टू क्वार्टर परसेंटेज में होता है। तीसरी चीज हम कर रहे हैं, हमने कॉइन्स पे गोल्ड रेट, वो मेकिंग चार्ज को हमने कम कर दिया है। सॉरी, मेकिंग चार्ज कॉइन्स पे पहले 8 से 4% तक होती थी तनिष्क में, अभी 5 से 3.5% तक हमने प्राइस कर दी और इसका भी फायदा ग्राहकों को होगा। चौथी चीज जो हम कर रहे हैं, हम 18 कैरेट ज्वेलरी वेडिंग मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट्स के लिए, नॉर्थ और ईस्ट मार्केट्स में खास करके लाए हैं। और इस सीजन, इस क्वार्टर में, इस लगन सीजन में बहुत सारे 18 कैरेट ऑफरिंग हम दे रहे हैं। और लाइट वेट ज्वेलरी पर हमारा ध्यान बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि लाइट वेट ज्वेलरी, ये हम अब हर किसी गोल्ड ज्वेलरी या स्टडीड ज्वेलरी में हम लाइट वेट का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी चीज, 18 कैरेट हमने मॉडर्न लाइट वेट एवरीडे वेयर के लिए भी एक्सपेरिमेंट किया है और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है पिछले साल, और इसलिए हम इस साल और भी उसे बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चॉइसेस हम लाए हैं। और रिवा गोल्डन आशीर्वाद प्रोग्राम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। जो भी गोल्ड रेट, बढ़ते हुए गोल्ड रेट
को मद्देनजर रखते हुए बहुत फायदेमंद है ग्राहकों के लिए। गोल्डन हार्वेस्ट प्रोग्राम में फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट होते हैं और फिर एंड ऑफ द पीरियड आपको एक इंस्टॉलमेंट मिलता है और उसमें हम ग्राहक ज्वेलरी खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें गोल्ड रेट प्रोटेक्शन नहीं होता। लेकिन रिवा गोल्डन आशीर्वाद प्रोग्राम में वो जो एक वेरिएशन है, हर महीने इंस्टॉलमेंट में जो गोल्ड रेट है उस महीने का वो फिक्स हो जाता है और इसी वजह से 10 महीने बाद एवरेज गोल्ड रेट का बेनिफिट मिल जाएगा और रिस्क कम हो जाती है और उसके बाद जो भी अक्यूमुलेटेड अमाउंट है उस पे डिस्काउंट, मेकिंग चार्ज पे डिस्काउंट मिल जाता है 10 से 15%। यह भी बहुत फायदेमंद रहा है ग्राहकों को के लिए और जिन्होंने लास्ट ईयर जून जुलाई में ये चालू किए थे अकाउंट्स, वो इस अक्षय तृतीया में उसका बहुत लाभ पाएंगे और आगे जाकर भी बहुत सारे कस्टमर इसका लाभ उठा सकते हैं इस पूरे साल में। फाइनली वेडिंग सीजन है तो हमने बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स लाए हैं वेडिंग मार्केट में। तो नए नए कलेक्शंस नॉर्थ बिहार और झारखंड और ईस्टर्न यूपी के लिए मैथिली बेस्ड कलेक्शन, मैथिली कलेक्शन का नाम है, जो मधुबनी आर्ट पर आधारित है। बंगाल में हमने कौन कौन कोथा बैंगल्स, जो क्राफ्टेड हैंड क्राफ्टेड बैंगल्स होते हैं, वो भी वेडिंग में बहुत खरीदी जाती है, तो उसकी एक बड़ी कलेक्शन बंगाल मार्केट और बंगाली कम्युनिटी के लिए लाए। कुंदन स्टोरीज एक कलेक्शन है जो कुंदन, ग्लास कुंदन बेस्ड ज्वेलरी, इंट्रिकेट क्राफ्ट्समैनशिप कारीगरी के साथ बनाई गई। ये वेडिंग और ओकेजन वेयर के लिए भी काम आएगी और अक्षय तृतीया में भी। और साउथ इंडिया के लिए हमने स्टडेड, डायमंड स्टडेड, ओपन पोल की और प्रेशियस कलर स्टोन स्टडेड ज्वेलरी की कलेक्शन हमने लॉन्च की है, खास करके साउथ आंध्रा और तमिलनाडु और कर्नाटक और केरला के। तो ये हम, क्योंकि वेडिंग सीजन भी है अभी इस क्वार्टर, तो उसकी वजह से हमने नए कलेक्शन जो सीजन के हिसाब से ठीक हैं और जो मार्केट के हिसाब से ठीक है, ये हम लाए। वेल ऑल राइट, काफी सारे आपने यहाँ पर ट्रेंड्स बताए कि क्या कुछ रिएक्शन और क्या कुछ टाइटन यहाँ पर मार्केट्स में लेकर आ रहा है, लेकिन एक चीज जॉय जानना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि अब लोग यहाँ पर क्या खरीद रहे हैं। जब लाख रुपए का 10 ग्राम सोना हो जाता है, मेकिंग चार्जेस जैसे आपने कहा आपने कम किए हैं, लेकिन क्या कॉइन्स हैं, लाइट वेट है, क्या पैटर्न्स चेंज हुए हैं कंज्यूमर्स के? एक तो कॉइन्स की ग्रोथ ज्यादा है, उसके बाद गोल्ड वैल्यू में अगर देखा जाए तो कॉइन्स की सबसे ज्यादा, फिर गोल्ड ज्वेलरी, फिर उसके बाद स्टडेड, पिछले साल का अगर ट्रेंड देखा जाए। और अगर हम बायर में देखा जाए, जो हम वॉल्यूम के तौर पे हम बायर्स को देखते हैं, उसमें गोल्ड कॉइन सबसे आगे है, उसके बाद स्टडेड है और उसके बाद गोल्ड ज्वेलरी है। गोल्ड ज्वेलरी में अगर देखें तो दो ट्रेंड है, एक तो 1 लाख के नीचे जो है वहां पर थोड़ा बायर सेंटिमेंट सॉफ्ट है, वहां पर बायर का ग्रोथ नहीं है। लेकिन अगर 2 लाख के ऊपर देखें, प्राइस पॉइंट 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, तो वहां पर बायर का भी ग्रोथ है, वैल्यू में भी ग्रोथ है। तो दो दो अलग ट्रेंड है। दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि कस्टमर बड़ी ग्रामेज भी खरीद रहे हैं, तो क्योंकि प्राइस रेट बढ़ चुके हैं तो वो प्रेफर कर रहे हैं कि हम थोड़े लोअर मेकिंग चार्ज में ज्यादा खरीदें। तो लोअर मेकिंग चार्ज में ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों को, क्योंकि गोल्ड की प्राइस बढ़ चुकी है। चौथा ट्रेंड जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टडेड में, डायमंड स्टडेड वेडिंग में हम ब्राइडल ज्वेलरी में कुछ इंटरेस्ट ज्यादा दिख रहे हैं, पर्टिकुलरली साउथ में और मेट्रो मार्केट्स में। डायमंड स्टडेड और साउथ में डायमंड स्टडेड, ओपन पोल की और प्रेशियस कलर स्टोन स्टडेड ज्वेलरी, ब्राइडल ज्वेलरी में काफी इंटरेस्ट है। और अगर रेगुलर वेयर में देखें तो मॉडर्न गोल्ड, लाइट वेट, स्टैकेबल ज्वेलरी, मतलब जिसमें आप लेयरिंग कर सकते हैं, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों को। ये ट्रेंड्स हम देख रहे हैं। अजय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए सीएनबीसी आवाज पर। तो क्लियरली काफी सारे ट्रेंड्स यहाँ पर उभर के आ रहे हैं और जैसे अजय हमें कह रहे हैं कि जो गोल्ड एक्सचेंज नंबर है वो यहाँ पर ऑफकोर्स यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है और जो मार्किंग्स अजय ने हमें दी कि
कॉइन्स की डिमांड सबसे ज्यादा है, उसके बाद स्टडेड ज्वेलरी है और उसके बाद गोल्ड ज्वेलरी की मांग है। और ऑफ कोर्स लोअर कैरेटेजेस और साथ ही साथ जो लोअर नंबर्स हमने आते हुए देखे हैं यहाँ पर ग्राम्स वाइज के हिसाब से, वो भी एक प्राइस रिएक्शन यहाँ पर बाजार में बनता हुआ दिखा है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे कि किस तरह से कमाई की जाए इन कमोडिटीज के प्राइसेस की वॉलेटिलिटी को, और साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पर कॉटन की, जहां पर अब बीटी कॉटन को लेकर फिर कुछ चर्चा जुड़ी है। किस तरह की इंडस्ट्री डिमांड और किस तरह के ट्रेंड्स हैं वो तो जान ही चुके हैं, लेकिन अब हमारे साथ केरिया एडवाइजरी के अजय केरिया हैं। उनसे जानते हैं कि गोल्ड प्राइसेस को लेकर अब क्या सेंस होनी चाहिए। अजय, रोजाना नए स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन ओवरबॉट सिचुएशन से सोने में कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है, डिप्स पे खरीदारी भी है। कैसे देखते हैं करंट लेवल्स? नमस्कार मनीष जी। बिल्कुल, अगर हम देखें टेक्निकली, जैसे मैं पिछले 15 दिन से अलर्ट भी कर रहा था कि ठीक है, फंडामेंटल अपनी जगह पे सही है और तेजी है, लेकिन द लेवल लाइक 3500 और जो भी हमने 1 लाख के करीब जाते हुए देखा, वो सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई दे रहा। परसों आपने देखा कि प्राइसेस 99,400 के करीब जाने के बाद एकाएक फर्स्ट डे 2000 और कल भी हमने काफी बड़ा फॉल आते हुए देखा है। तो आई थिंक आज का जो ये जंप है जस्ट एक टेक्निकल बाउंस है। ठीक है, अनसर्टेनिटी अभी भी जारी है, फंडामेंटल में कोई कमी नहीं आई है, बट आई थिंक यहाँ से वापस मैं अभी यही बोलना चाहूंगा, रिटर्न नहीं बन सकते हैं। तो गोल्ड आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइसेस टू सेटल डाउन अराउंड 92-500 रेंज। तो अभी भी मुझे लगता है कि आज भी 1% की तेजी दिखा जरूर रहा है, बट सस्टेनेबल नहीं है। तो आई वुड प्रिफर आइदर स्टे अवे, बिकॉज वॉलिटिलिटी इज टू हाई। 2,000 2,500 रुपए की तेजी बंदी हम देख रहे हैं। और फिर भी अगर कोई व्यू इंट्राडे में या अगले 2 दिन का लेना चाहते तो आई वुड प्रिफर कि 96 पे बेचना चाहिए। 96,800 का स्टॉप लॉस लगाइए। इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है 94,500 से 94,200 तक का रहेगा। बट कुल मिलाकर अगले हफ्ता 10 दिन गोल्ड में मुझे लगता है एक कहीं ना कहीं सेटअप, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहेगी। अजय, कैसे पढ़ते हैं वो रिपोर्ट्स जो जेपी मॉर्गन की तरफ से आई है? गोल्डमैन सैक्स ने बोला है कि 2026 में ये लोग $4,000 पर आउंस पर गोल्ड देखते हैं और इस साल के एंड तक शायद हम ऑन द हायर साइड फिर होंगे। आई मीन ऑफ कोर्स काफी कॉन्ट्रडिक्टिंग, कंफ्यूजिंग रिपोर्ट सबकी तरफ से हैं, लेकिन किसी इन्वेस्टर को अगर लेना हो तो आप कहेंगे थोड़ा रुक जाए, कुछ और मुनाफा वसूली आएगी, उसके बाद खरीदें फॉर अ लॉन्गर टर्म? जी, आपने वर्ड यूज किया इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कभी भी रिटर्न देखता है। तो आज अगर मैं गोल्ड को देखूं, पिछले 1 साल में हाईएस्ट रिटर्न सिंस 1980, या अगर हम जनवरी से अभी तक भी देखें तो 35-36% का रिटर्न बन चुका है। तो क्या गोल्ड में अभी भी इतना टेम्परमेंट बाकी है कि और 20-25% यहाँ से दे सकता है? आंसर इज नो, बिकॉज इन्वेस्टर ने जब ऑलरेडी 30-35-40% का रिटर्न देख चुका है, तो यहाँ पे वो एंट्री नहीं करेगा अनलेस अनटिल एक रिमार्केबल करेक्शन नहीं दिखे। सेकंड है, मैंने एक 4 रेशियो का एक बुकेट बनाया, जहां पे मैंने गोल्ड सिल्वर रेशियो, गोल्ड क्रूड रेशियो, गोल्ड कॉपर रेशियो, गोल्ड प्लेटिनम रेशियो, ये चारों में अगर आप देखोगे कॉपर, क्रूड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये एक इंडस्ट्रियल मेटल को रिप्रेजेंट करती है, इंडस्ट्रियल डिमांड को रिप्रेजेंट करती है, जो मल्टी ईयर के हम ये रेशियो में टॉप देख चुके हैं। तो यहाँ से एक रिवर्सल का साइन भी दिख रहा है। जैसे गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी मैंने बार बार कहा 100 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं है। कल हमने देखा 106 का लेवल छुआ और फिर करेक्ट कर गया। तो बिल्कुल जो रिपोर्ट्स 4,000 $4,500 दिखा रही, मैं भी मानता हूँ आएंगे, बट 1 साल में नहीं। इट विल टेक एटलीस्ट 2.5 से 3 साल का पीरियड मिनिमम लगेगा, और सब्जेक्ट टू जो ये कंडीशन जो चल रहे हैं वो आगे भी एक्सेलेरेट करे। बट मुझे लगता है जो जो फैक्टर्स हमने अब तक देखे हैं पिछले 2 सालों में, वो अब मैच्योरिटी के स्टेज पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा मानना है प्राइजेस पहले करेक्ट करेगा, देन ओनली देयर विल बी अपॉर्चुनिटी टू री एंटर इन गोल्ड। बट फ्रॉम हियर आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट बैर मिनिमम हम 8 से 9% का करेक्शन रहेगा, जहां पे रिव्यू करना चाहिए। बट जैसे मैंने रिसेंटली एक पैनल डिस्कशन में बताया था कि आई एम एक्सपेक्टिंग 2350 से $2,400 तक का भी लेवल एक बार स्पाइक करेगा, उसके बाद हम रिव्यू करेंगे आगे सिचुएशन कैसी है, फिर बाइंग करनी चाहिए। बट आई एम स्लाइटली बेरिश एज ऑफ नाउ। ऑलराइट, आपने इन्वेस्टर की यहाँ पर बात की, लेकिन जो लोग खरीदना चाहते हैं, जो पैसे बचाते हैं, घर की लेडीज हैं, ऑफिस में मेरे बहुत सारे लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि अच्छा हमें भी खरीदना है, इन्वेस्ट करना है, कैसे लें, किस लेवल्स पे लें, उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, जैसे अभी अक्षय तृतीया तो मैंने बताया भी था कि ऑस्पिशियस के लिए तो डेफिनेटली शुभ के लिए तो गोल्ड लेना ही चाहिए। बट आई थिंक चांदी बहुत लुक्रेटिव दिखाई देती है मुझे। और इनफैक्ट कल का जो मूव था जहां पे गोल्ड 2% नीचे था और चांदी 1.5%, तो आई वुड पर्सनली प्रिफर के वन शुड गो विद सिल्वर। हाँ, फिर भी अगर गोल्ड लेना है तो आई थिंक एक बार 90 के आसपास या उसके नीचे आता तो फेस वैल्यू में, जैसे हम इक्विटी में SIP करते हैं, वैसे ही आप गोल्ड कॉइन के रूप में
अगर आप फिजिकल कंजम्पशन करना चाहते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कर रहे हैं, तो ईटीएफ्स वी हैव अवेलेबल। तो मुझे लगता है कि 90 तक का थोड़ा एटलीस्ट वेट कीजिए, वहां से फिर आप एसआईपी के द्वारा बाय कीजिए, सो दैट इनकेस अगर कोई विपशॉल आता भी है तब भी आपको अच्छा एक एवरेजिंग मिलेगा। बट मेरा पर्सनल व्यू है कि चांदी को लेके चलिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड जैसे ही हिट करेगी तो चांदी में भी ऐसा ही कुछ वाइड मूव हम आते हुए देख पाएंगे। अजय जी, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो कैसे सोने और चांदी में डालूं? देखिए, अब तक मैं समझता था 70-30 का रेशियो होना चाहिए था, जहां पे गोल्ड में डिप्लॉयमेंट ज्यादा होना चाहिए था। बट एज ऑफ नाउ लुकिंग टू द गोल्ड व्हाट रिटर्न्स है, ये रेशियो रिवर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई वुड प्रेफर टू गो विद 60-70% डिप्लॉयमेंट इन सिल्वर एंड गोल्ड एज ए सेफ्टी। वी कैन डिप्लॉय अराउंड लेट्स से 30-35% इज मोर देन इनफ। बात अब मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि कॉपर में एक जो जिस तरह की तेजी देखने को मिली है पिछले एक हफ्ते में, एक महीने के लिहाज से भी थोड़ा सा बेहतर हुआ है। इस साल में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन सभी मेटल्स के बीच में कॉपर में आपको लगता है करंट लेवल्स पे फिर से बाइंग है, क्योंकि अपने लोअर लेवल से अच्छा खासा इसने उछाल दिया है? देखिए, जो इवेंट था उसकी वजह से हमने ये स्पाइक देखा था नीचे की तरफ। अब रिसेंटली हमने ट्विटर पे एक अपडेट भी आते हुए देखा कि कॉपर इज ए न्यू गोल्ड। आई थिंक इकोनॉमी जैसे जैसे इंप्रूव होगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो लॉन्ग टर्म आई थिंक इट्स वेरी गुड। हाँ, $9,000 के नीचे एक बार गया जरूर था, बट सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखे। तो आई थिंक थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। जहाँ पे एमसीएक्स पे अगर हम बात करें तो 840 का लेवल अगर मिलता है, 840 842 इज गुड टू बाय, 820 का स्टॉप लॉस। लेकिन हफ्ता 15 दिन महीने भर का व्यू लेके चल देता है, आई एम एक्सपेक्टिंग के प्राइसेस वापस 870 880 के जोन में चले जाएगा। लॉन्ग टर्म ये लेवल से कॉपर काफी अच्छा लगता है। ऑलराइट, ये तो बात हुई मेटल्स की। ऑफकोर्स जहां पे सोने में चमक बरकरार है यहाँ पर, लेकिन जैसे अजय कह रहे हैं कि अगर आप फ्रेश मनी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर कर रहे हैं तो चांदी को ज्यादा तवज्जो दीजिए, और सोना जो ऑलरेडी आपको 30-32% रिटर्न दे चुका है, यहाँ से थोड़ा सा स्लो डाउन दिखा सकता है। पंजाब सरकार अपने राज्य में कॉटन की खेती बढ़ाने के लिए हाइब्रिड सीड पर 33% की सब्सिडी देगी। सरकार की कोशिश तो अच्छी है, लेकिन सवाल यह है कि कितनी सफलता होगी, और क्योंकि सरकार ने इसके लिए सिर्फ 20 करोड़ का ही बजट रखा है, इसे कैसे देखती है कॉटन इंडस्ट्री, बताने के लिए हमारे साथ इंडिया कॉटन एसोसिएशन के पास प्रेसिडेंट महेश सारदा है। महेश जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नई कॉन्वर्सेशन अब यहाँ पर हाइब्रिड कॉटन को लेकर निकली है? नमस्कार मनीषा जी, जो ये पंजाब गवर्नमेंट ने जो ये स्टेप लिया है 33% सब्सिडी देने का, उन्होंने पूरे एरिया को कैलकुलेट करा है। करीबन 3 लाख एकड़ यहाँ पर नॉर्थ में पंजाब में सोइंग होती है, एंड 1 एकड़ में 2 पैकेट लगते हैं, तो उन्होंने उसको हर पैकेट पे 300 रुपए का लगभग सब्सिडी देने का तय करा है। मैं जहां तक समझता हूँ कि इट इज अ गुड स्टेप, बिकॉज इससे जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा डायरेक्शन दे सकती है टाइप ऑफ सीड सिलेक्शन का, और फार्मर, क्योंकि उन्होंने रिकमेंड करा कि जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेड वैरायटीज होंगी उन्हीं पे वो सब्सिडी देंगे, और इससे कुछ एरिया में भी इजाफा होगा। तो पंजाब का एरिया बहुत कम हो गया है पहले से, पिछले 10 साल में इट हैज रिड्यूस्ड ऑलमोस्ट 1/3, बट स्टिल आई फील कि इस स्टेप से इट्स अ पॉजिटिव साइन। ओके महेश जी, साथ ही साथ जिस तरह से हमने कॉटन के प्राइसेस की मूवमेंट आते हुए देखी है टैरिफ के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इंडियन मार्केट्स में किस तरह का इम्पैक्ट देखा है आपने? मैडम, इंडियन मार्केट में तो अभी एकदम डल है, बिकॉज एक तो टैरिफ का तो प्रेशर है ही है, उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट काफी कॉटन कैरी कर रही है, तो कोई भी इंडस्ट्री वाला कोई ज्यादा उत्सुकता नहीं है कि वो कवर करे, हैंड टू माउथ सब कवर कर रहे हैं। तो फिलहाल इंडिया में कोई कॉटन प्राइसेस में कोई स्पाइक आएगा बहुत ज्यादा ऐसा लगता नहीं है हमें। आप जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, सीसीआई के पास कितना कॉटन पड़ा है अभी? सीसीआई में के पास टोटल उन्होंने करीबन 1 करोड़ गांठ की परचेज करी है, जिसमें से उन्होंने अराउंड 10-15% स्टॉक ही सेल करा है। तो क्लियरली उनके पास काफी माल पड़ा हुआ है। एक्सपोर्ट्स के नंबर्स कैसे देखते हैं आप, जहां तक कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं, क्योंकि वो नंबर्स थोड़े से बेहतर होते हुए नजर आए थे। माना जा रहा है कि जो कॉन्वर्सेशन हम यहाँ पर यूएस के साथ है, नॉट सो मच विद चाइना बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इनिशियल तो ये भी यूफोरिया था कि जिस तरह के टैरिफ्स आए हैं, ऑफकोर्स अभी 90 दिन कुछ नहीं होगा, बातचीत हो रही है। इस बीच में इंडस्ट्री अपने आप को कैसे पाती है? मैडम, इंडिया के लिए लॉन्ग रन में तो इट इज अ वेरी गुड साइन कि देयर इज गोइंग टू बी शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटीज, बिकॉज चाइना में वैसे भी लेबर रेट्स बहुत हाई हैं, बट हाउ मच वी कैन ग्रास्प एंड हाउ मच वी कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस चेंज सिनेरियो
time will tell. But definitely India has got a good future in textiles because adjoining countries के भी constraints है, Bangladesh, Pakistan. So India is a good possible country where textile exports will grow in times to come. महेश जी, कब तक आपको लगता है क्लैरिटी यहाँ पर आ जाएगी कि किस तरह के हम एक्सपोर्ट्स बनता हुआ देखेंगे एंड वेदर और नॉट हमारे पास वो एज है या नहीं? क्योंकि 90 दिन तक तो कुछ इंडस्ट्रीज में यहाँ पर स्टैंड स्टिल वाली स्थिति है. कितने समय में आपको लगता है कि वो ट्रेड एग्रीमेंट्स की डिटेल्स हम सुनता हुआ देखेंगे? I think, madam, another 6 months down the line, we will have more clarity because USA चाइना के साथ भी नेगोशिएट कर रहा है, साइमल्टेनियसली इंडिया के साथ भी कर रहा है. और जहां तक हमारी गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा पॉजिटिव है. और बीच में टेक्सटाइल मिनिस्टर के और कॉमर्स मिनिस्टर के दोनों के स्टेटमेंट्स हैं. दे आर बोथ वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड इंडिया के लिए इट इज अ नेसेसरी इंडस्ट्री बिकॉज इट्स प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ लेबर ऑल्सो. तो द गवर्नमेंट हैज अ क्वाइट गुड फोकस कि भी इस इंडस्ट्री में हम कैसे ग्रास्प कर सकते हैं सिचुएशन. महेश जी, एक फाइनल सवाल, डोमेस्टिक डिमांड कैसी नजर आती है आगे जाते हुए? आई फील इंडियन डिमांड अभी ठीक है मैम. यार्न की भी डिमांड ठीक है और क्लॉथ की भी डिमांड ठीक है. ऑलराइट, तो कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यहाँ पर कॉटन की तरफ से आती हुई. महेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए. तो जैसे हमें अंडरस्टैंडिंग है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास 1 करोड़ गांठ है और जैसे महेश जी हमें बता रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा प्राइस राइज आएगा ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर आएगा भी तो सरकार यहाँ पर कॉटन बेचने की कोशिश करेगी. तो प्राइसेस काफी कंटेन्ड रहने की उम्मीद है. जो क्लूज हम मिल सकते हैं वो शायद अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आएंगे कि किस तरह की ट्रीटीज या ट्रेड एग्रीमेंट्स हम यहाँ पर साइन होता हुआ देखते हैं और कैसे टैरिफ्स ऑफकोर्स यहाँ पर आते हैं. वेल, जाते जाते कच्चे तेल पर नजर डाल लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है. अजय, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस? बिकॉज ऑलमोस्ट 69 पर जाने के बाद कल 2% की गिरावट देखने को मिली, आज 1% की तेजी है. काफी सारे कॉन्ट्रडिक्टिंग फंडामेंटल्स हैं जिनको बाजार रोजाना रिएक्ट कर रहा है. हाँ बिल्कुल, ब्रांड में मुझे नहीं लगता कि 70 के ऊपर इमीडिएटली जाए बिकॉज सप्लाई काफी अच्छा है और जो ग्रोथ आउटलुक भी बताया जा रहा है वहां पे भी हमने कर्टलमेंट आते हुए देखा है. पर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 63 64 के नीचे भी सस्टेन नहीं करा, तो आई थिंक प्राइसेस इज गोइंग टू बी इन अ चॉपी रेंज. यस्टरडे हमने देखा कि प्राइसेस करीबन 5550 तक का लेवल दिखाया और वहां से करेक्ट कर गया. तो आई थिंक ब्रॉडर पिक्चर बना हुआ है. आज की तेजी है ये सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रही. मुझे लगता है मे बी पॉसिबल 5400 तक का लेवल मिलता है, वहां पे वापस बिकवाली कीजिए. लिमिटेड डाउनसाइड रहेगा बट 5250 तक का लेवल मिलेगा. कुल मिला के 52 से 5500 का जो दायरा है F6 पे वो कंसिस्टेंटली कंटिन्यू रहेगा अनलेस कुछ नया ट्रिगर नहीं आता. जिस तरह की मार्केट्स अब यहाँ पर हैं, अब आप यहाँ पर क्या वॉच कर रहे हैं? मुझे याद है आपने 2-3 साल पहले एक बार कहा था कि आगे जाकर यहाँ पर विश्व में यूएस में रिसेशन आता हुआ नजर आएगा. रूपी पर आपकी बात यहाँ पर काफी सही देखने को भी मिली है. अब यहाँ से अगर एक क्यू आप देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए तो वो क्या है? देखिए, रुपया आई थिंक बहुत ही मुझे लगता है कि फरवरी से लेके अभी तक जो स्ट्रेंथ दिखाई है बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई थी. बट आई डोंट थिंक कि डॉलर इंडेक्स 97 के नीचे सस्टेन कर पाएगा और यहाँ से डॉलर इंडेक्स मुझे लगता है वापस 102 103 के करीब बाउंस करता हुआ दिखाई दे. टेक्निकल फैक्टर्स भी और जो फैक्टर्स थे वो फैक्टर इन हो चुके हैं. तो रुपी आई थिंक के 84 60 70 के नीचे इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेगा. यहाँ से स्लोली और स्टडीली रुपी में हम गिरावट देखते हैं जो इमीडिएटली तो कंसोलिडेशन जोन है जो 85 70 से 86 86 20 तक जा सकता है. तो आई थिंक जो अब तक हमने रुपी में मजबूती देखी है अब वो थोड़ा लूज आउट होता हुआ दिखाई दे सकता है. एग्री कमोडिटीज में आपकी क्या सेंस है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर हमने मार्केट्स में देखा है कि मुनाफा वसूली ज्यादा गहराती हुई नजर आई है काफी ज्यादा कमोडिटीज में. कारण है सबसे पहले तो हम स्पाइसेस की अगर बात करें तो जीरे में ऑल ऑफ अ सडन हमने बहुत अच्छा जंप देखा था बट कैरी ओवर स्टॉक हमारे पास काफी ज्यादा है. पिछले साल का भी क्रॉप अच्छा था, इस बार भी क्रॉप अच्छा है. चाइना फैक्टर डेफिनेटली रहेगा, बीच में डिमांड थोड़ी बहुत इंप्रूव थी बट अब ज्यादा नहीं है. तो जीरे में मुझे लगता है बिकवाली और हावी होते हुए दिखाई देगी जो नीचे में 22,200 22,300 तक का लेवल दिखा सकता है. टाइम लगेगा इसको रिकवर करने में. जो जंप आना था वो ऑलरेडी आ चुका है. तो 23,000 के करीब मिले बेच के चलिए 22,200 का टारगेट. वहीं हल्दी पे नजर रखिए, स्टॉक टू यूज रेशियो अभी भी काफी एडवर्स है और ये नए हाइस की तरफ जाते हुए दिखाई देगी. मे बी 200 का लेवल भी हम क्रॉस कर पाए लेकिन वॉल्टिलिटी अभी एक्सट्रीम है एज ऑफ नाउ क्योंकि ऊंचे भाव पे किसी को विश्वास ही नहीं कि हल्दी इतना ऊपर जा सकता है. तो 15 15.5 पे सेलिंग प्रेशर बार बार में आ रहा है. बट आई थिंक 14,500 इफ वी गेट स्लोली एंड स्टेडली वहां पे जमा कीजिए. 13,800 का स्टॉप लॉस लगाइए. 15,800 एक बार तोड़े तो हम एक नई तेजी देखेंगे. बट कुल मिला के पूरे स्पाइस पैक के अंदर आई एम वेरी मच बुलिश ऑन
टर्मरिक। लास्ट अगर हम हल्दी की धनिया की बात करें तो धनिया में इस बार क्रॉप रिवीजन सुनाई दे रहा है, जहां पे हम 94 और 95 का लेवल हम भी मान के चल रहे थे क्रॉप के फिगर्स, बट अब माना जा रहा है कि 1 करोड़ 10 लाख के आसपास है, जो पिछले साल की क्रॉप मैच कर रही है, जिसके चलते हमने एक अच्छा खासा फॉल देखा है। प्राइसेस में 7500 के नीचे भी आ गया है, बट आई थिंक 7350 74 इज अ वेरी गुड लेवल लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अब अगर आप 5 साल का इसका स्टॉक टू यूज रेशियो बैलेंस शीट में देखते हैं तो ये टर्न अराउंड केस दिखा रहा है जो हल्दी में हमने 2 साल पहले देखा था। तो आई थिंक यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए, 7400 तक मिलता है, वहां पे एक्यूमुलेट करके चलिए जो लॉन्ग टर्म बायर्स है। और मुझे लगता है कि इमीडिएटली 2 महीने में हम देखें तो 8000 के करीब वापस दिख जाएगा, बट स्लो एंड स्टडी मूव करेगा। ऑलराइट, तो कुछ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर एग्रीकल्चर में भी बनती हुई नजर आ रही हैं, स्पेशली स्पाइसेस में, जहां पर खरीदारी की राय बन सकती है। अजय एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया तमाम कमोडिटीज पर यहाँ पर बात करने के लिए और एक सेंस देने के लिए ट्रेडर्स को, व्यूअर्स को कि किस तरह से यहाँ पर कारोबार किया जा सकता है। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हम लौटेंगे और बात करेंगे इक्विटीज पर।